गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमेरिका के न्यायपालिका के संगठन की, न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया की, उनके कार्यकाल और उनको पद से हटाए जाने वाले प्रोसेस और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में। आज हम अमेरिकी संविधान के और उसमें सर्वोच्च न्यायपालिका के महत्वपूर्ण अधिकार व शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमने अमेरिका के न्यायपालिका के संगठन की चर्चा की थी तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को हम लोगों को मिली, लेकिन न्यायपालिका की शक्तियों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो पावर है वो एक विलक्षण पावर है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इस पावर के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस संबंध में या इस शक्ति के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की है, इतनी अधिक चर्चा पैदा नहीं की है जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है जो वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की वैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं, तो न्यायपालिका द्वारा ऐसे कानूनों को अवैध घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। इस पावर के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा किए गए वे कार्य भी आते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसने किए हों। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य समझते हुए हम कह सकते हैं कि न्यायालयों की ये वो शक्ति है
जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका कानूनों की वैधानिकता का निर्णय लेने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वह अवैध समझती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने कहा है, जैसे जस्टिस हुज ने कहा था कि अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। ऐसे ही जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है, थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे पहली, सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा ये कार्य तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी डिस्प्यूट या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दें। दूसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, बल्कि निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस संबंध में लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। अब हम देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या संवैधानिक आधार है। इस बात पर बहुत अधिक विवाद है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है अथवा नहीं है। एक पक्ष इसमें कहता है कि इसका कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है, और दूसरा और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से इस शक्ति को अपने हाथ में ले ली है। परंतु वास्तव में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वैधानिक आधार भी है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट तौर पे चाहे कुछ नहीं कहा गया हो, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें इसके बारे में कुछ तथ्य छुपे हुए हैं। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की धारा 2 में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी भी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3
की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे समस्त मामले आ जाएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हुए हों। इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करने के बाद न्यायिक पुनर्विलोकन की इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और किसी ओर से उसका उल्लंघन न हो, ये बात देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। और सर्वोच्च न्यायालय ये कार्य तभी संपन्न कर सकता है जब उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय व राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हों। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि चाहे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो, किंतु फिर भी न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए, उसकी व्याख्या के लिए एवं कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के लिए एवं संविधान को संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह संविधान का संरक्षक की भूमिका निभाती है। इसका प्रयोग यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ और इसके उद्भव के कारण क्या रहे, इसके बारे में अपन बात करें तो सन 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और तब से लेकर अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित अनेक कानूनों को अवैध घोषित कर चुकी है। यह 1803 का मारबरी बनाम मेडिसन विवाद इस प्रकार का था कि मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन उपयुक्त आदेश मारबरी को भेजे जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए राष्ट्रपति जेफरसन व उनके न्याय मंत्री मेडिसन ने मारबरी को उपयुक्त आदेश भेजने से इनकार कर दिया। अतः मारबरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी करने की प्रार्थना की। न्यायपालिका अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारियों को परामर्श दिए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार होगा। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायाधीश मार्शल ने यह निर्णय दिया कि 1789 के
जुडिशरी अधिनियम के अंतर्गत मारबरी नियुक्ति संबंधी जो आज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को परमादेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, वह स्वयं संविधान की 3री धारा के विरुद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया है जो संविधान की उक्त धारा में दिया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की एक व्यवस्था को अवैध घोषित करते हुए उसे लागू करने से इनकार कर दिया और न्यायाधीश मार्शल के निर्णय को निम्न रूपों में व्यक्त किया गया और बताया गया कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है, लेख पत्र है, जो गवर्नमेंट की पावर को डिसाइड करता है और कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये कही कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है, और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित रूल्स की तुलना में वह श्रेष्ठ है। तीसरी बात यह स्पष्ट हुई कि संविधान के विपरीत बनाए गए कानून अवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। अतः मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया, मार्शल ने, कि संविधान सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वोच्च कानून है, संविधान लिखित है, और यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पारित करती हैं और यदि न्यायपालिका के पास इस तरह का कोई मामला आता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में, और इससे हमें स्पष्ट हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय इस न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर के कारण कॉन्स्टिट्यूशन का एक संरक्षक है, अभिकर्ता है, और अपनी शक्ति के कारण उसे संविधान को सुरक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। इसका कुछ तो संवैधानिक आधार भी है, कुछ न्यायपालिका का अपना वर्किंग पावर भी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है आदि के संदर्भ में आज हमने बड़ा विशद विवेचन किया है। अगले टॉपिक में हम न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में क्या आलोचनाएं हैं और इसका क्या महत्व है और इसमें क्या सुधार के सुझाव हो सकते हैं, इस सब का हम स्टडी करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।